गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। बेटा चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट के बारे में डिस्कस हम कर रहे थे। गवर्नमेंट बजट क्या है ये डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑब्जेक्टिव के बाद स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ ये, क्योंकि आगे इसके डिफरेंस वैसे मैं करा चुकी हूँ, लेकिन एक बार टॉपिक रिवाइज करा देती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन अगर है तो क्लियर हो जाए। अभी बजट रिसिप्ट, तो बजट रिसिप्ट क्या है, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट होता है, बजट है तो उसमें रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर शो किए जाते हैं। ठीक है, तो बजट रिसिप्ट है, दो प्रकार की रिसिप्ट है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू यानी वन साइड रिसिप्ट, एक तरफा वन साइड ट्रांजेक्शन ही होती है। यहाँ पर अगर कोई मनी आ रही है तो आपको देना नहीं है, इट मीन्स लायबिलिटी उत्पन्न नहीं होती है। अगर मनी आई है तो आपने कोई अपनी एसेट्स बेची नहीं है, कुछ भी नहीं बेचा है आपने अपनी तरफ से, इसलिए एसेट्स पे भी कोई रिडक्शन नहीं होती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जैसे कि टैक्स के रूप में है, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्स है, रिग्रेसिव टैक्स है, सब पढ़ चुके हैं हम, सीधा ये करा देती हूँ। इसके बाद आता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट हमने देख लिया एक तरफा था। कैपिटल रिसिप्ट अगर मनी आई है तो इट मींस टू साइड ट्रांजैक्शन हुई है, मनी आई है तो आपको देना पड़ेगा। पीछे रिवेन्यू में क्या था, मनी आई है तो कुछ भी नहीं देना है, तभी तो वन साइड हो गया, इसलिए लायबिलिटी उत्पन्न नहीं हुई। यहाँ अगर मनी आ गई है तो आपको देना पड़ेगा, वापस देनी पड़ेगी, इसलिए लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, अगर मनी आई है, पीछे मैंने क्या बताया, अगर मनी आई है तो वो मनी किसी आपको कोई एसेट्स बेचकर नहीं आई है। दो प्रकार से मनी आती है ना बेटा, मनी दो प्रकार से आती है आपके पास, या तो आपने कोई वस्तु बेची है तब आती है, ठीक है, आपकी एक एसेट्स हो गई वो बेची है तब मनी आई है, या किसी ने मनी दे दी है एज अ उधार। ठीक है, तो इस तरीके से मनी आती है। तो यहाँ कैपिटल रिसिप्ट में दो प्रकार से ट्रांजेक्शन हो गई, टू ट्रांजेक्शन, यानी मनी आई है तो इट में सुधार के रूप में आई होगी या तो, ठीक है, तो लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि देना है। और अगर मनी आई होगी तो हो सकता है कोई एसेट्स बेचकर आई होगी, तो इसलिए रिड्यूस हो जाती है क्या, गवर्नमेंट की एसेट्स। तो ये दोनों था रिसिप्ट, जो कि रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बारे में मैंने बताया, डिफरेंस बता चुके थे। डिफरेंस में मैंने अंडरलाइन कराया था, हाई रिवेन्यू रिसिप्ट किसको शो करेगा, रिसिप्ट ज्यादा आ रही है यानी टैक्सेस के रूप में पैसा ज्यादा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि लोगों की आय बढ़ रही है। फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है साउंड, और ये पुअर फाइनेंशियल हेल्थ को शो करता है कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि यहाँ तो लोन भी होते हैं, लोन पुअर फाइनेंशियल हेल्थ को शो करते हैं। अब इसके बाद आता है बजट एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक तरफा खर्चा है, अगर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है एक तरफा, उसे कुछ भी नहीं मिलना है। खर्चा मान लीजिए मनी दे दी है, मनी दे दी है, कुछ भी नहीं मिलना है, कुछ आया ही नहीं बदले में, यानी कोई एसेट्स भी नहीं आई है। ठीक है, तो इट मीन्स कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होती है। और दूसरा, ये वो वाले खर्चे हैं जो गवर्नमेंट को करने ही पड़ेंगे ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो तो राजा हो गई है। ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक आपदा के समय सहायता देती है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये कहलाई जाती है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके बाद रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बता देते हैं। दो तरफा यानी एक्सपेंडिचर दिया, मनी एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है, मनी हमने दी है, मनी दी है, कैपिटल है, टू साइड ट्रांजेक्शन होगी, मनी दी है तो बदले में कुछ एसेट्स भी आई होगी, इसलिए एसेट्स क्या हो गई, क्रिएट हो गई। मनी अगर दे दी है तो दूसरा तो लोन का बताना है ना आपको, हर एक टॉपिक में आप लोन का बता रहे हो, यानी कोई एसेट्स तो आई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी की मनी ले रखी होगी, वो मनी आप वापस दे रहे हो, तो इससे क्या रिड्यूस हो जाएगी आपकी लायबिलिटी, क्योंकि मनी ली थी किसी की, अब वापस दे दिया है तो रिड्यूस हो गई क्या, लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये था बेटा चारों कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट। अब यहाँ पर हमने टॉपिक छोड़ा था, यहाँ से देखिए बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर अभी जस्ट करा चुकी हूं मैं। रिवेन्यू रिसिप्ट आती है रिसिप्ट में, कैपिटल रिसिप्ट आती है बजट एक्सपेंडिचर में, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसमें आते क्या क्या टर्म है वो सारे यहाँ डिस्कशन किया गया है, जो भी पीछे हमने डिस्कस किया। रिवेन्यू रिसिप्ट यानी टैक्स के रूप में या नॉन टैक्स, कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या था, जैसे लोन की रिकवरी है, बोरोविंग है, अदर या डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो। और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, वेज बिल है, इंटरेस्ट है, सब्सिडी है, डिफेंस परचेज है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे मशीन इक्विपमेंट परचेज करना है, शेयर, ये सारे, इसमें प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर भी शामिल है। ठीक है,
प्लान एक्सपेंडिचर जैसे कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल, डैम, ब्रिज, इस पर खर्च किया प्लान, लेकिन नॉन प्लान में जैसे सब्सिडी ये शामिल है। आप ये भी कह सकते हैं मेंटेनेंस, अब उसको मेंटेन भी तो रखना है, ठीक है। हॉस्पिटल भी बनवा दिया वो प्लान एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने, लेकिन अब उसको मेंटेनेंस भी तो चाहिए, मेंटेन भी तो करके रखना पड़ेगा, तो वो क्या कहलाया जाएगा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। ओके बेटा, आई होप यहाँ तक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। लायबिलिटी और असेट्स का क्या होना है हर टॉपिक में, ये अगर आप ये थोड़ा समझकर आप करोगे तो आप इजीली कर पाएंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक के डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर हाउ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैसे डिफरेंस है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, ठीक है। जैसे पीछे रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का पढ़ रहे थे, अब एक्सपेंडिचर का आ जाएगा। मीनिंग से सबसे पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा किया है, कुछ भी नहीं मिलना है, यानी एसेट्स क्रिएट नहीं होगी, और ये खर्चा है जो गवर्नमेंट द्वारा किया ही जाएगा जब किसी भी प्रकार की सहायता देनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अब जो टाइम चल रहा है असिस्टेंस देना ही पड़ेगा, सहायता देनी ही पड़ेगी, तो लायबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर अगर हम कहें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो एसेट्स लायबिलिटी आर नॉट इंक्रीज और डिक्रीज, वही लायबिलिटी का यहाँ आप मीनिंग पीछे वाले लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि रिवेन्यू के संदर्भ में बोल दिया, कोई खास इस पे इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, क्योंकि उत्पन्न तो होती नहीं है, मतलब लायबिलिटी कम कर ही नहीं सकते, ठीक है। यहाँ वो वाली बात आ जाती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों पर एसेट लायबिलिटी पर इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। मीनिंग जो पीछे था ना एसेट लायबिलिटी का, वही लिख दीजिएगा। आगे देखिए, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा आपने याद किया वैसे। हाँ, यहाँ डिफरेंस सिग्निफिकेंट जरूर कर सकते हो। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडी है, लो ऑर्डर है, इससे क्या है, फोकस ऑन वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों क्या बढ़ता है इससे, वेलफेयर, ठीक है। आगे इट डजंट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू जीडीपी ग्रोथ का, इसमें डायरेक्टली जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता है ये जीडीपी ग्रोथ को। फिर देखिए क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे सब्सिडी है, लॉ एंड ऑर्डर है, फोकस करता है जी वेलफेयर, ये मेन सब्सिडी वेलफेयर के लिए दी जाती है। पीछे जैसे आपने डिस्कस किया था ऑब्जेक्टिव में कि भाई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाहेगा ज्यादा प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के लिए वो अल्कोहल को यूज कर रहा है इंस्ट्रूमेंट, लेकिन इसे सोशल वेलफेयर नहीं होता। सोशल वेलफेयर के लिए उसको क्या किया जाएगा, अनेक सब्सिडी, टैक्स में छूट ये दी जाएगी, ताकि वो उसका फोकस कहीं और भी व्यवसाय की ओर हो। तो मेन फोकस वेलफेयर की ओर है, मेन फोकस जीडीपी ग्रोथ की ओर नहीं है, ठीक है। मेन फोकस वेलफेयर है, इसलिए यहाँ बोला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। बेटा ये तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फोकस ऑन, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया है, ठीक है, ताकि जीडीपी क्या हो, ग्रोथ हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, इट डायरेक्टली इससे जीडीपी ग्रोथ होगा। आगे ठीक है, बहुत सी संस्थाएं भी बनवाई है, किस लिए, लोगों को रोजगार मिले, जीडीपी ग्रोथ हो। आगे हाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ज्यादा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बाय दी गवर्नमेंट, जैसे सब्सिडी है, ओल्ड एज पेंशन है। पॉइंट टू पॉवर्टी, ये पॉवर्टी को शो करती है, बैकवर्डनेस को शो कर रही है कि इतनी सब्सिडी देने की जरूरत ही क्या है, बैकवर्डनेस को शो कर रही है, ठीक है। सब्सिडी वहीं दी जाती है जहां कहीं पॉवर्टी हमें लग रही है। हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको शो कर रहा है, पॉइंट टू लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, सरकार कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, तो इट मींस गवर्नमेंट कर रही है हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, तो इट मींस कहीं ना कहीं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो पीछे ही है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज रेज व्हेन इकोनॉमी सफरिंग फ्रॉम डिफ्लेशनरी गैप, तो ये कहता है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का अभाव है। अगर गवर्नमेंट का ज्यादा है, मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। मोर मैंने क्यों वर्ड यूज किया कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट मोर है, मोर क्यों यूज कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं डिफरेंस कर रही हूँ, कहीं ना कहीं अंतर इसका कर रही हूँ। किसके साथ अंतर किया होगा, प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ। तो किसको शो कर रहा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, और ऐसा तब यूज करती है वो, हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर तब करती है जब डिफ्लेशनरी गैप होता है। तो बेटा ये ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पीछे मीनिंग तो आप कर ही लोगे, ये जरूर अच्छे से कर लीजिएगा, एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वेलफेयर पर है इसका फोकस, जीडीपी ग्रोथ पर नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मेन जीडीपी ग्रोथ पर है। हाई रिवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर रहा है खर्चा एक तरफा है, मिलना तो कुछ भी नहीं है, तो ये पॉवर्टी को शो कर रहा है, पॉवर्टी बैकवर्डनेस को। और यहाँ पर अगर हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट द्वारा ही किया जा रहा है, गवर्नमेंट ही आगे कर रही है ज्यादा एक्सपेंडिचर, तो इट मींस प्राइवेट पीछे है, प्राइवेट का अभाव है और डिफ्लेशनरी गैप है। अब आता है रिवेन्यू बजट और कैपिटल बजट क्या है। तो रिवेन्यू बजट में देखिए बेटा, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए ये क्या लिखा है, बजट, यहाँ ये डिफरेंस
थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं अगर पीछे वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है। यहाँ रिवेन्यू बजट है और रिवेन्यू कैपिटल बजट। बजट में क्या शामिल होता है? बजट में दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। क्या क्या? रिसिप्ट और पेमेंट, यानी एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हो। रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रेवेन्यू बजट है, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस में बच्चे गलत कर देते हैं। यहाँ पर वो रिसिप्ट का लिखाते हैं कैपिटल में, कैपिटल रिसिप्ट। देखिए लिखा क्या है? बजट। बजट मतलब रिसिप्ट और पेमेंट है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा है, ठीक है। ये उसको शो करता है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। तो रिवेन्यू बजट क्या है? जिसमें इंक्लूड है बेटा रिवेन्यू की बात है, और बजट, बजट मतलब एक तो रिसिप्ट भी आ रही है और पेमेंट भी कर रहे हो, दोनों आ गया, रिसिप्ट और पेमेंट। अब दोनों देखिए, बजट मतलब रिसिप्ट पेमेंट, रिवेन्यू आ गया। तो यहाँ क्या क्या शामिल होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर, दोनों शामिल होंगे रिवेन्यू बजट में, ध्यान दे दीजिएगा। ऐसे ही जब कैपिटल बजट आ गया, पीछे बेटा बजट है, अब तक बजट नहीं लिखा था, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर था। कैपिटल बजट आ गया तो बजट मतलब रिसिप्ट और पेमेंट यानी एक्सपेंडिचर। और कैपिटल है ना, इसका ही कैपिटल लगा दो, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर बता देती हूं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। रिवेन्यू बजट है, बजट मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर यानी पेमेंट ही। और यहाँ रिवेन्यू लिखा हुआ आगे, रिवेन्यू, तो इसके आगे लगा दो रिवेन्यू, तो क्या बन गया? रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ऐसे ही अगर कैपिटल की बात करें तो कैपिटल बजट मतलब बजट आ गया ना, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। कैपिटल आ गया, ठीक है, कैपिटल आ गया तो सी लगा दो आगे, कैपिटल रिसीट बन जाएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों के बारे में यहाँ बात की गई है। देखिए तो रिवेन्यू बजट कैसे कैसे बनता है। इट क्रिएट रिवेन्यू बजट में इंक्लूड है रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में इंक्लूड है कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू बजट डजंट इम्पैक्ट। अब रिवेन्यू आ गया ना बेटा, आपको यहाँ ये नहीं लिखना क्या बढ़ रही है, क्या क्रिएट हो रही है। रिवेन्यू मतलब नो ही वर्ड आता है मेन, तो इसमें क्या आता है? नो वर्ड ही आता है, ठीक है। यहाँ आपको बस ये लिखना है रिवेन्यू आते ही डजंट इम्पैक्ट, ये एसेट्स लायबिलिटी पर प्रभाव नहीं डालता है। और कैपिटल बजट ये प्रभाव डालता है, ठीक है, ये एसेट्स लायबिलिटी स्टेटस को प्रभावित करता है। रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू यानी आ ही रहा है और किस पर फोकस कर रहा है? थर्ड पॉइंट है फोकस। बेटा बेस भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ बेस नहीं लिखे हुए, आप लिख सकते हो बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है बेटा? फोकस है, मेन पॉइंट फोकस। फोकस वेलफेयर की ओर, रिवेन्यू यानी एक तरफा है, सरकार एक तरफा ही कर रही है, तो ये फोकस करता है वेलफेयर, ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, लोगों को भाई स्कॉलरशिप, लोगों को ओल्ड एज पेंशन, ये सब दे रही है। इसका जीडीपी से डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं है, डायरेक्टली इसका मेन पॉइंट जीडीपी ग्रोथ से नहीं है, तो किससे होगा? यहाँ आ जाएगा भाई जीडीपी ग्रोथ, तो कैपिटल मतलब जीडीपी ग्रोथ, ठीक है, जो अभी हमने डिस्कस किया। हाई रिवेन्यू रिसिप्ट इन रिवेन्यू बजट लीड टू, अगर हाई रिवेन्यू रिसिप्ट है, ध्यान से सुनिए, हाई रिवेन्यू रिसिप्ट इन द रिवेन्यू बजट लीड टू लो कैपिटल रिसिप्ट, बोरोविंग एंड डिसइन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल बजट, इट इज साइन ऑफ ग्रोविंग इकोनॉमी। ध्यान से देखिए लाइन, पीछे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा तो ये लाइन समझ आई होगी, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं अभी। हाई रिवेन्यू रिसिप्ट, हाई रिवेन्यू रिसिप्ट आ रही है, ठीक है, रिवेन्यू यानी एक तरफा की रिसिप्ट आ रही है इन द रिवेन्यू बजट में। ये क्या शो कर रहा है? अगर मैं रिवेन्यू रिसिप्ट के आगे हाई लगा रही हूं तो कैपिटल रिसिप्ट के आगे क्या लगेगा? लो। और कैपिटल रिसिप्ट में कैपिटल मतलब बोरोविंग या डिसइन्वेस्टमेंट होता है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, तो ये लो होगा। और अगर ये लो है यानी हम ना तो बोरोविंग कम, हम बोरोविंग कम कर रहे हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। इट मींस ये किस, हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बोरोविंग की भी जरूरत नहीं हो रही है, तो ये किसका साइन है? ग्रोइंग इकोनॉमी का। और यहाँ पर देखिए कैपिटल, कैपिटल क्या होगा? हाई कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट यानी बेटा ये तो लोन हो गया, लोन हो गया। हाई कैपिटल रिसिप्ट बोला, रिसिप्ट, रिसिप्ट लिखा है, एक्सपेंडिचर नहीं रिसिप्ट। तो यहाँ तो हो गया कैपिटल बजट में किसी के बारे में लिख सकते हो, तो रिसिप्ट का है, रिसिप्ट का मेन नेगेटिव पॉइंट है। हाई कैपिटल रिसिप्ट अगर हो गई तो इट मींस बोरोविंग आ गई। बोरोविंग किसका प्रतीक है? बैकवर्ड इकोनॉमी का। किसका प्रतीक है? बैकवर्ड इकोनॉमी का। तो बेटा ये 4 पॉइंट है, बहुत अच्छे से कीजिएगा। फिर बताती हूँ, सबसे पहले तो बहुत ईजी है, रिवेन्यू बजट, बजट में दोनों ही शामिल है, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
कैपिटल बजट में दोनों शामिल है, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू वर्ड आगे ना, एसेट्स लायबिलिटी इंपैक्ट नहीं होती, कैपिटल में एसेट्स लायबिलिटी इंपैक्ट होती है। आगे अब फोकस पर आ जाइए। फोकस रिवेन्यू का हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ये लोगों के वेलफेयर के लिए एक तरफा है, कैपिटल जीडीपी के लिए। ठीक है, ये तीनों पॉइंट बहुत ईजी, यहाँ थोड़ा सा आप कर लीजिएगा। यहाँ पर रिसिप्ट रिसिप्ट दिखा दीजिए, ठीक है, वही नेगेटिव पॉइंट है। हाई रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब लो कैपिटल रिसिप्ट, यानी बोरोविंग कम है, बोरोविंग कम है तो ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेकिन कैपिटल रिसिप्ट अगर ज्यादा है, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है यानी ये लो हो गया। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट अगर ज्यादा है तो इट मीन्स किसका प्रतीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी का। आई होप टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बेटा यहाँ तक हमारे रिवेन्यू बजट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, या आप कहे, ठीक है, रिवेन्यू बजट या हम कहे कैपिटल बजट, सब डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं बजट डेफिसिट क्या है, क्योंकि बजट तो बेटा पढ़ लिया, रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर इसी से रिलेटेड है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर। अब रिसिप्ट में रिवेन्यू आ रही है, कैपिटल कोई भी आ रही हो। अब हम ये देखेंगे बेटा घाटा भी तो होता है, बजट में घाटा भी तो होता है, हर जगह प्रॉफिट प्रॉफिट थोड़ी होगा। तो बजट डेफिसिट आता है, ठीक है, बजट डेफिसिट अब हम डिस्कस करेंगे, यानी घाटा, गवर्नमेंट का घाटा। बजट मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, बजट मतलब मैंने बोलता रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, तो घाटा मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, उसे बोलेंगे घाटा। चलिए, तो बजट रिसिप्ट हम किसके संदर्भ में देखेंगे, रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज बजट डेफिसिट, क्या है। तो बजट डेफिसिट को हम गवर्नमेंट का डेफिसिट भी बोल सकते हैं। इसका अभिप्राय वह सिचुएशन है जिसमें बजट एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ग्रेटर है। बजट मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, और ये रिसिप्ट एक्सपेंडिचर रिवेन्यू और कैपिटल के संदर्भ में ही आती है, लेकिन रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर ही है बजट का मतलब। आर ग्रेटर, इट में एक्सपेंडिचर ग्रेटर है किससे, बजट रिसिप्ट से। ठीक है, अब रिसिप्ट चाहे कैपिटल रिसिप्ट चाहे रिवेन्यू रिसिप्ट, आगे देखिए फॉर्मूले पता चलेगा। इट इज एक्सेस, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब दोनों ही, रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से। कौन सी रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट से। तो ये है बेटा बजट डेफिसिट। अब इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक आ जाता है कई बार, न्यूमेरिकल आ जाते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, सब गिवन होगा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो डिजिट है बस शो करनी है और खत्म। तो फिलहाल वैसे तो थ्योरी ही मेन आती है इसमें, फॉर्मूला तो लिखना पड़ेगा, लेकिन बजट डेफिसिट कैसे बनेगा बेटा, बजट है, बजट मतलब रिसिप्ट और पेमेंट, और डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। और एक्सपेंडिचर बेटा, बजट मतलब दोनों ही एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर से लिया जाता है, ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट यानी कोई भी रिसिप्ट, जो हमने दो प्रकार की रिसिप्ट पढ़ी है, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, रिवेन्यू रिसिप्ट कैपिटल रिसिप्ट, तो टोटल रिसिप्ट आती है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं तो क्या आता है, टोटल एक्सपेंडिचर। तो ये फॉर्मूला है बेटा बजट डेफिसिट का। आगे भी फॉर्मूले आएंगे, कंफ्यूज कर देंगे फॉर्मूले अगर यहाँ इसको क्लियर नहीं करोगे। चलिए फिर क्लियर करती हूँ। बजट डेफिसिट है, बजट डेफिसिट तो आपको पता होगा, बजट डेफिसिट है यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। मैं फिर लिख देती हूँ, बजट डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है। क्लियर। और बजट आ गया बेटा, बजट जैसे पीछे बोला था, बजट मतलब दोनों ही, चाहे रिवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, उसमें दोनों ही प्रकार की ट्रांजैक्शन होती है। अब एक्सपेंडिचर है तो वो दोनों ही एक्सपेंडिचर आएंगे इसमें। कौन कौन से एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, खत्म। ये आ गया टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल वर्ड अब मैंने लगा दिया है। पहले मैंने बोला बजट डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर, अब वो है रिसिप्ट से। एक्सपेंडिचर कौन सा, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब जब टोटल लिख रही हूँ ना, टोटल एक्सपेंडिचर मतलब दोनों ही एक्सपेंडिचर, चाहे वो रिवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो। ये अबो है, ऐसे भी साइन लगा सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है, किससे, रिसिप्ट से। कौन सी रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट, क्योंकि बजट आ गया टोटल। कौन सी टोटल, यहाँ लिख दीजिए, ये खत्म कर दीजिए।
कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, तो ये इन दोनों का टोटल है, खत्म। तो इस तरीके से बेटा बन जाएगा, डेफिसिट माइनस कीजिए या आप कहे वो अबोव है, माइनस करने से पता चल जाएगा कितना ज्यादा अंतर है दोनों में। तो ये है बेटा बजट डेफिसिट, बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है, बजट रिसिप्ट। अब आता है, ये तो मीनिंग हो गया बेटा, आ जाता है मीनिंग बजट डेफिसिट क्या है 1 मार्क्स में भी। चलिए यहाँ भी पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ बजट। टाइप ऑफ बजट क्या है? बैलेंस बजट आता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बैलेंस बजट मतलब बैलेंस है, बैलेंस मतलब आप क्या सोचोगे, क्या मानोगे कि बजट रिसिप्ट इक्वल है बजट एक्सपेंडिचर के। बजट मतलब फिर उसमें दोनों ही आ गया, ठीक है, रिसिप्ट में चाहे कैपिटल रिवेन्यू, इसलिए बजट वर्ड यूज करते हैं। डेफिसिट बजट मतलब रिसिप्ट क्या है? कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। सरप्लस मतलब रिसिप्ट ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, फिलहाल इसको देख लेते हैं। ये था बेटा बजट बजट डेफिसिट, आई होप क्लियर हो गया होगा, जिसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट से। कौन सा? टोटल, टी लगा दीजिए दोनों के आगे, खत्म। टोटल मतलब जिसमें कैपिटल और रेवेन्यू दोनों शामिल है। अब आता है टाइप्स एंड मेजरमेंट क्या है। विद रेफरेंस टू बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देयर आर 3 इंपॉर्टेंट टाइप है बजट डेफिसिट के। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहले रिवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं रिवेन्यू से। देखिए रिवेन्यू क्या है? रिवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस है, किसका एक्सेस है? रिवेन्यू। बेटा रिवेन्यू आए ना तो रिवेन्यू लिखिएगा बस, कैपिटल मत ऐड कीजिएगा, रिवेन्यू में केवल रिवेन्यू आएगा। और डेफिसिट है, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, यहां लिख देती हूँ, डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, और रिसिप्ट कम है। और आगे यहाँ लिखा हुआ रिवेन्यू डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट मतलब आगे आर लिख दीजिए, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। तो आप इसको मीनिंग बना लीजिए। मीनिंग क्या होगा? रिवेन्यू डेफिसिट एक्सेस है कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर हो रहा है, किससे? रिवेन्यू रिसिप्ट से। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर है रिवेन्यू रिसिप्ट से। फॉर्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल, जैसे मैंने अभी बनाया। डेफिसिट मतलब है एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट, कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है, चाहे आप ये यूज कर सकते हो या माइनस कर दीजिए तो अंतर पता चल जाता है कितना अंतर से कमी है, ठीक है, यानी एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा है रिसिप्ट से। तो एक्सपेंडिचर है और आगे रिवेन्यू है, तो यहाँ पर आप रिवेन्यू यूज कर दीजिए। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस कर रहे हैं रिवेन्यू रिसिप्ट, तो ये आ गया रिवेन्यू डेफिसिट। चलिए आगे देखते हैं। ये तो मीनिंग आ गया बेटा रिवेन्यू डेफिसिट का, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब आता है इम्प्लीकेशन। हाँ जी, क्या प्रभाव होंगे देखें। बिकॉज ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट से होगा क्या? रिवेन्यू यानी एक तरफा, ये ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक तरफा ट्रांजेक्शन होती है, वन साइड, ठीक है। गवर्नमेंट में हैव टू कट इट्स एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम इन दी कंट्री। देखिए रिवेन्यू डेफिसिट है, रिवेन्यू डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, किससे? रिसिप्ट से। और कौन सा एक्सपेंडिचर? जो एक तरफा किया जाता है, रिवेन्यू जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, इन सब पर किया जाने वाला, स्कॉलरशिप, ये सभी। देखिए अब यहाँ पे है बिकॉज ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट। अब क्या इसके इम्प्लीकेशन हो गए, मतलब किस तरीके से आप इसको ठीक कर सकते हो। बिकॉज ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट, ध्यान से देखिएगा बेटा, 3 नंबर में आ जाता है, ये 3 से 4 नंबर में आ जाता है, जनरली तो 3 में ही आता है। सारी लाइनें याद करनी पड़ेगी आपको और बहुत सिंपल है, थोड़ा सा समझ के करोगे। देखिए क्या इम्प्लीकेशन है। बिकॉज ऑफ रिवेन्यू डेफिसिट के कारण गवर्नमेंट में हैव टू कट सीट्स। अब क्या करेगी जब डेफिसिट ज्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो क्या करोगे आप? अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा रिसिप्ट से, तो सबसे पहला कार्य आपका एक्सपेंडिचर को कम करना होगा, यही होगा ना, इकोनॉमी में भी तो यही किया जाएगा। अगर रिवेन्यू डेफिसिट है यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट कट कर देगी एक्सपेंडिचर को, किस पर? और ये तो रिवेन्यू था, एक तरफा एक्सपेंडिचर हो रहा था, किस पर? जो वेलफेयर प्रोग्राम चल रहा था इन कंट्री में, ठीक है। दिस इज लीड टू लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। इसे क्या होगा? सोशल वेलफेयर का लॉस होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो वन साइड ही हो रहा था, गवर्नमेंट खर्चा कर एक्सपेंडिचर कर ही रही थी, ठीक है, तो वो क्या कर देगी? कम कर देगी, इससे सोशल वेलफेयर का लॉस होगा। फर्स्ट लाइन। सेकेंड, द गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड। बेटा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खर्चे ज्यादा और रिसिप्ट कम है, और ध्यान दीजिएगा जब खर्चे ज्यादा है रिसिप्ट कम है, ठीक है, खर्चे तो कर दिए रिसिप्ट कम है, तो क्या करोगे? देखिए
गवर्नमेंट में हैव टू रेज फंड थ्रू बोरोविंग, बोरोविंग लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्या लेनी पड़ेगी, बोरोविंग। दिस रेज और बोरोविंग लेने से गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और ज्यादा बोरोविंग लेगी तो इसकी क्रेडिट वर्टनेस भी लो हो जाएगी। क्रेडिट वर्टनेस यानी भाई सामने वाला उधार दे रहा है क्योंकि आपकी अच्छी साख है, लेकिन बार बार उधार ले रहे हो, नहीं देगा, मना कर देगा, तो ये इसके रिजल्ट हो जाएंगे। यानी इस तरीके से ठीक करना पड़ेगा। ठीक करते करते कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर कम करते करते इसके ये प्रभाव पड़ने लगेंगे। फिर देख लीजिए क्या है, दोनों लाइनें फिर बताती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेवेन्यू डेफिसिट के कारण यानी एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने एक्सपेंडिचर कम कर देगी। एक्सपेंडिचर कम, वो तो एक तरफा था, लोगों के वेलफेयर के लिए था। रेवेन्यू ही मतलब लोगों का वेलफेयर, तो लोगों का वेलफेयर, जो सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम है सोसाइटी का, कम हो जाएगा, यानी सोशल वेलफेयर कम हो जाएगा, ठीक है। और जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम है, ठीक है, और खर्चे तो अभी भी करने पड़ रहे हैं। देखो घर के खर्चे ज्यादा, आप इस वजह से देखिए, आपके घर के खर्चे ज्यादा है तो आप क्या करते हो, घर के खर्चे ज्यादा है लेकिन आपको मनी कम मिल रही है। जैसे मान लीजिए फीस है, ठीक है, अब हम कह रहे हैं भाई अपनी फी भी बेटा पेमेंट कीजिए, और आपके फादर हैं, फादर को रिसिप्ट इतनी मिल ही नहीं रही कि उसमें से फी भी, घर का खर्चा निकाल के फी भी आपकी पे कर सके, लेकिन फी पे करना भी जरूरी है, तो वो क्या कर रहे होंगे, कोई ना कोई तो कर रहा होगा, किसी ना किसी से क्या ले रहा होगा, ये एक्सपेंडिचर करना, तो ये एक्सपेंडिचर कम कर ही नहीं सकते ना। रेवेन्यू में आपने देखना प्राकृतिक आपदा है तो एक्सपेंडिचर कम कर ही नहीं सकते, करना ही पड़ेगा, और ये फी तो देनी पड़ेगी, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे बेटा, रिसिप्ट तो आ नहीं रही होगी आपके फादर के पास, मनी इतनी आ नहीं रही, लेकिन खर्च तो घर के वही चल रहे हैं, खर्चे तो घर के चल ही रहे हैं, तो क्या कर रहे होंगे बहुत से लोग, जो आपके फादर है कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उधार ले लेंगे। क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे इन खर्चों को पूरा करने के लिए। तो ये वो लाइन है, गवर्नमेंट क्या ले लेती है, उधार ले लेती है। उधार लेने से क्या होती है, फिर वही उधार से गवर्नमेंट की लायबिलिटी उत्पन्न हो जाती है, और बार बार उधार से ग्राहक क्षमता कम हो जाती है। आगे गवर्नमेंट में बी कंपील फॉर डिस इन्वेस्टमेंट, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या इम्प्लीकेशन होंगे, रेवेन्यू डेफिसिट के क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट है, अगर कम करना पड़ेगा रेवेन्यू डेफिसिट मतलब, ठीक है, अगर इसको कम करना है एक्सपेंडिचर को, तो सीधा कौन सा एक्सपेंडिचर कम होगा, जो सोशल वेलफेयर पर है। और दूसरा, एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए खर्चे तो करने ही है, यूं थोड़ी सारे खर्चे कम कर दोगे, जो खर्चे करने, जैसे मैंने कहा ना, एसेंशियल खर्चे तो करना ही पड़ेंगे, लेकिन रिसिप्ट तो इतनी आ ही नहीं रही, तो क्या लेंगे, बोरोविंग। जैसे आप बोरोविंग लेते हो वैसे ही यहाँ ले ही जाएंगे, बोरोविंग से गवर्नमेंट की लायबिलिटी उत्पन्न हो जाएगी, क्रेडिट वर्टनेस। थर्ड ऑप्शन क्या होगा, जैसे आप अपनी लाइफ में देखिए वैसे यहाँ एग्जाम्पल जोड़ दीजिए, ठीक है। थर्ड क्या होगा कि एक्सपेंडिचर ज्यादा है, एक्सपेंडिचर करना ही है, कुछ तो एक्सपेंडिचर करना ही है, लेकिन मनी तो आ ही नहीं रही, उधार ही नहीं मिल रहा। जब उधार नहीं मिल रहा तो दूसरा ऑप्शन यही होता है, सबसे पहले तो आप उधार लेने की कोशिश करते हो, जब उधार नहीं मिल रहा तो फिर ऑप्शन यही है जी, घर है, प्रॉपर्टी है, बेच दो उसे, उससे मनी अरेंज होगी। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट के कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट में कंपील फॉर डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेना पड़ता है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी बेचना, सेल करनी अपनी ओनरशिप पब्लिक एंटरप्राइज की, किसको, प्राइवेट संस्था को, ठीक है। मे बी लॉस टू फॉरेन कंपनी, इस प्रकार फॉरेन कंपनी को ओनरशिप दे दी जाती है और कंट्रोल उनका बन जाता है इकोनॉमी पर, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी पर, तो ये प्रभाव पड़ते हैं। इसलिए रेवेन्यू डेफिसिट अच्छा नहीं, कोई भी डेफिसिट अच्छा नहीं माना जाता, बैलेंस ही अच्छा माना जाता है। चलिए अब बहुत सिंपल तरीके से मैं इसको समझा देती हूँ। रेवेन्यू डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम, रेवेन्यू है तो रेवेन्यू लिख देना, आगे आगे एक्सपेंडिचर ज्यादा है, खत्म। अब क्या इम्प्लीकेशन होंगे, मिस आप इसको अपनी लाइफ में, लाइफ से जोड़ कर देखिए। अगर रेवेन्यू डेफिसिट, मान लीजिए आप अपने घर से जोड़िए, अगर घाटा चल रहा है आपके घर में, घाटा मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट कम है, तो सबसे पहले स्टेप क्या उठाओगे, सबसे पहले स्टेप यही उठाओगे ना, घर के खर्चों को, एक्सपेंडिचर को क्या कर दोगे, कम कर दिया, जितना कम हो सकता था उतना कम कर दिया, और वो हमारी कहीं ना कहीं आवश्यक वस्तुएं थी ही, फिर भी जितना कम कर सकते थे कम कर दिया, उससे हमारे वेलफेयर पर कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ा, ऐसे ही, ठीक है।
हमारा कुछ ना कुछ जो अच्छे से हम लग्जरी लाइफ जी रहे थे वो कम हो गई। ऐसे ही यहाँ पर गवर्नमेंट के ऊपर जोर दीजिए। जब देखती है कि बजट डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर को कम करती है। एक्सपेंडिचर कम करने का मतलब सोशल वेलफेयर क्या हो जाता है, कम। अब आप अपने ऊपर ही ऐड कीजिए कि आपके घर में घाटा चल रहा था, घाटा को सबसे पहले कम करने के लिए, डेफिसिट कम करने के लिए आपने एक्सपेंडिचर कम किया। लेकिन एक्सपेंडिचर कितना कम कर सकते हो? ज्यादा थोड़ी कम कर सकते हो कि बिल्कुल ही खर्चे ना करो। आपने पढ़ा है ना, आय जीरो है तब भी मिनिमम खर्चा तो करना पड़ेगा, कंजप्शन करना ही पड़ेगा, इससे तो दूर हो ही नहीं सकते। तो मिनिमम एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मनी तो आ ही नहीं रही। तो आप अपने ऊपर सोचिए कि जब खर्चा तो करना ही है लेकिन मनी तो इतनी सफिशिएंट नहीं मिल रही, लेकिन खर्चे ज्यादा है, तो और खरीदना भी है, सर्वाइवल के लिए करना भी है, तो आप क्या करोगे? तो आपके पास ऑप्शन होगा, सबसे पहले क्या ले ले, हम उधार ले ले। और बाय चांस उधार भी नहीं मिल रहा तो फिर क्या करना पड़ेगा भैया? एक्सपेंडिचर तो करना ही पड़ेगा, जीवन कैसे जिए? तो फिर आप क्या करोगे? अपनी कोई प्रॉपर्टी है उसको ही, क्या एसेट्स को ही क्या कर दोगे? बेच दोगे। यही काम करते हो घाटे के समय, यही 3 स्टेप उठाते हो। जैसे जनरली पीपल उठाती है, जनरली रियल लाइफ में हम उठाते हैं स्टेप, ऐसे ही गवर्नमेंट भी स्टेप उठाती है। जब घाटा है तो घाटे को पहले कम करने के लिए एक्सपेंडिचर कम कर देती है। लेकिन कितने एक्सपेंडिचर कम करेगी? सारे थोड़ी कर सकती है, करने तो पड़ेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। और फिर एक्सपेंडिचर को, जो भी एक्सपेंडिचर अब करना तो, लेकिन इतने रिसिप्ट तो आ नहीं रहे, लेकिन उस खरना तो है। फिर उसके लिए जैसे हमने उधार लिया ऐसे गवर्नमेंट उधार ले लेती है, ठीक है। फिर उधार लेने से क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए लायबिलिटी उत्पन्न हो जाती है और साख क्षमता भी कम हो जाती है। तीसरा, जैसे कि हम देख कर रहे थे कि खर्चे तो करने हैं, मनी तो कोई दे ही नहीं रहा, फिर हम क्या करते हैं? अपनी एसेट्स को ही सेल कर देते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या करेगी? अब डिस इन्वेस्टमेंट का सहारा लेगी। इससे क्या होगा? जो पब्लिक एंटरप्राइज है, ठीक है, उस पर किसकी ओनरशिप आ जाएगी? प्राइवेट किया जाएगी। प्राइवेट की आने के कारण उनकी मोनोपोली एक तरीके से बन जाएगी। हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी में फॉरेन कंपनी का क्या हो जाएगा? बोलबाला, यानी एक तरीके से वो धीरे धीरे अपनी मोनोपोली बनाने लग जाएंगे। तो ये इसकी इम्प्लीकेशन है, यानी कुछ नेगेटिव जो प्रभाव पड़ेंगे। मीन्स इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये था बेटा, हमने पढ़ा किसके बारे में? रिवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो देखिए 3 वे ऑफ मैनेजिंग रिवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, 3 प्रकार से के वे हैं रिवेन्यू डेफिसिट के। बोरोविंग फ्रॉम जनरल पब्लिक से, देखिए यहाँ ये भी ध्यान दीजिएगा, कैसे मैनेज कर सकते हो रिवेन्यू डेफिसिट को, घाटे को कैसे मैनेज कर सकते हो? तो सबसे पहले मैनेज किया जाता है उधार लेकर। कैसे मैनेज किया जाता है? उधार लेकर। घाटे को कैसे मैनेज करोगे? खर्चे ज्यादा ना, तो उधार ले लोगे, ठीक है, जनरल पब्लिक से या आरबीआई से, जैसे भी है, या डिसइन्वेस्टमेंट का सारा, जैसे पीछे था ना तीनों, उसी तरीके से है ये। यहाँ हम मैनेज भी कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन भी निकाल रहे हो, और वही हमारा कुछ नेगेटिव पॉइंट में भी शो हो रहा है। ये है इसके प्रभाव, ठीक है। एक्सपेंडिचर कम तो करेंगे लेकिन प्रभाव ये पड़ेगा नेगेटिव, सोशल वेलफेयर का। एक्सपेंडिचर अभी भी करने हैं, उधार लेंगे, मिल जाएगा उधार मान लीजिए, लेकिन इससे क्या होगा? हमारी साक्षमता कम। और उधार नहीं मिला तो तीसरा ऑप्शन डिसइन्वेस्टमेंट का लेंगे, इससे हमारी एसेट्स कम हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ बताना है, करेंगे क्या और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चलिए अब आता है फिस्कल डेफिसिट क्या है। तो बेटा फिस्कल डेफिसिट मतलब एक्सेस है टोटल एक्सपेंडिचर किस पर? ओवर टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग, बोरोविंग को छोड़कर। यानी फिस्कल डेफिसिट मतलब, बेटा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये फिस्कल है, फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस ये फॉर्मूला ही कराऊंगी। फिस्कल डेफिसिट एक्सेस है टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, ध्यान दीजिएगा, अदर देन बोरोविंग। क्या लिखा हुआ है? अदर देन बोरोविंग। बेटा ध्यान दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल वर्ड आ गया ना, टोटल मतलब दोनों एक्सपेंडिचर। कौन से 2 एक्सपेंडिचर पढ़े हमने? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है यहाँ, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर यानी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर वो ओवर है, ठीक है, किससे? टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट मतलब कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट, लेकिन इसमें बोरोविंग को छोड़कर। तो आपको इसके साथ में लिखना है बोरोविंग छोड़कर। बोरोविंग क्यों, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। क्योंकि बोरोविंग इज इक्वल टू, कहने का मतलब, चलो थोड़ा सा बता देती हूँ, फिस्कल डेफिसिट को, जैसे यहाँ इम्प्लीकेशन पड़ा था फिस्कल डेफिसिट को, यहाँ तो 3 इम्प्लीकेशन थे,
घाटे को कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो, बोरोविंग लेकर डिसइन्वेस्टमेंट करके एक्सपेंडिचर को कम करके घाटे को कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। उससे कुछ नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे, वो ठीक है, लेकिन मैनेज ऐसे करेंगे। लेकिन फिजिकल घाटे को पूरा करने के लिए केवल एक ही ऑप्शन है, बोरोविंग। या मान लीजिए 1 लाख का घाटा है तो 1 लाख की लेंगे बोरोविंग, तो दोनों इक्वल आ जाएंगे। वो एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझाऊंगी। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, रेवेन्यू कैपिटल, टोटल, ठीक है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, टोटल रिसिप्ट, लेकिन बोरोविंग को छोड़कर। तो रिवेन्यू रिसीट बोरोविंग किस में आती है, कैपिटल रिसिप्ट में आती है, प्लस कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग। ये पूरे साथ लिखना है आपको, ठीक है। बस ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, ये और मैं करा देती हूँ। चलिए, फिजिकल डेफिसिट एस्टिमेट है टोटल बोरोविंग, यानी घाटे को पूरा करने के लिए क्या ली जाती है, बोरोविंग। इसे ग्रोस फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं। और बोरोविंग किस किस से ली जा सकती है, आरबीआई से, अब्रोड से, या हम अपने ही घर से यानी एट अपनी कंट्री से, ठीक है। तो बेटा ये टॉपिक मैं यहीं पर फिनिश करती हूँ। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें मैं इसको पूरा कराऊंगी। ओके, थैंक यू।